मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर सांसद ने एक बहुत ही छोटी बात उठाई थी। किराए के बारे में मेहरबानी करके या तो हम लोगों के टिकट भी बढ़वा दो ज्यादा। अमित शाह कहते हैं बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। दोपहर बाद जब लोकसभा और राज्यसभा में रेलवे के अनुपूरक मांगों पर गंभीर चर्चा हो रही थी, तभी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद भवन परिसर में पहुंची। उनके पहुंचने की वजह क्या रही वो हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई क्यों केंद्रीय मंत्री को लेकर स्पीकर ओम बिरला से डांट खा गए, इसकी भी चर्चा होगी। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन से सफर के दौरान हमें आपको मिलने वाली सब्सिडी पर क्या कुछ बताया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में शहीद आजम भगत सिंह से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल पूछ लिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर आसमान छूती फ्लाइट टिकटों को लेकर सरकार से क्या मांग कर ली, और सांसद संजय सिंह ने मणिपुर का मामला उठाते हुए किस वायरल ऑडियो क्लिप का जिक्र किया जिसकी वजह से हंगामा शुरू हो गया। और इस सब के अलावे युवा सांसद शांभवी चौधरी ने क्यों पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को घेरा, इन सभी क्यों, कैसे और कब का जवाब लेकर आज की संसद रिपोर्ट हाजिर है। आपको करना इतना है कि आखिर तक साथ बने रहिए। सत्रह मार्च 2025 संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे हफ्ते की शुरुआत आज से हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हर रोज की तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंके गए लाल पर्चों के ठिकाने को लेकर सवाल उठाया। सांसद का सवाल और इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री का जवाब आपको सुनवाते हैं। आज से 96 वर्ष पहले जब शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में अपना विरोध दर्ज किया था, तो उन्होंने कुछ पर्चे फेंके थे। उस पर्चे को रेड पैम्फलेट कहते हैं। उस पर्चे की कुछ प्रतिलिपियां और उनका कुछ निजी सामान जो सार्वजनिक खबरें हैं उसके अनुसार अभी भी पार्लियामेंट स्टेशन के पुलिस स्टेशन के मालखाने में पड़ा है। अब सरकार की तरफ से यह जवाब आया है कि ऐसा नहीं है। मैं इसमें कोई विरोधाभास में नहीं पड़ना चाहता, पर मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि यह हो सकता है कि जिस चीज का मैंने जिक्र किया और उसके साथ साथ कुछ और भी ऐतिहासिक सामान उस मालखाने में पड़ा हुआ है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इसको एक बारी दोबारा से गंभीरता से दिखवा ले, क्योंकि भारत की विरासत से, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से ये जुड़ी हुई बहुत ही एक अटूट पहलू है। ये मेरा पहला सप्लीमेंट है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, जो सुझाव दिया है, उसके लिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था और जैसा उन्होंने कहा है कि वो उस विरोधाभास में नहीं जाना चाहते, सदस्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो अपनी तरफ से श्रद्धा व्यक्त की, उसका मैं सम्मान एक बार फिर करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने मालखाने में पड़ी हुई वस्तुओं के बारे में जिक्र किया है। सामान्यतः हमारी विधिक प्रक्रिया के अनुरूप मालखाने में यदि कोई सामान रखा है तो न्यायालय के आदेश से ही उस सामान को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस तरह की व्यवस्था है कि कोई नोटिफाइड एंटिक्विटी या कोई इस तरह की हेरिटेज जो है इंपॉर्टेंस की वैल्यूएबल संपदा अगर किसी मालखाने में पहुंचती है
तो उसका जो है सूचना उसकी एएसआई को दी जाती है और उसके बाद में डीजी एएसआई उसकी एक पूरी प्रक्रिया करके उसका संरक्षण किस तरह से करना है, उसका कंजर्वेशन के लिए क्या व्यवस्था करनी है, उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इतिहास से जुड़े हुए और विशेष रूप से स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़े हुए विषयों को लेकर के माननीय सदस्य ने जिस तरह का प्रश्न किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इस सुझाव के लिए भी धन्यवाद। प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के सदन में मौजूद नहीं होने को लेकर सवाल उठाए। गौरव गोगोई ने कहा कि राज्य मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव अगर आज सदन में होते तो मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाता। गौरव गोगोई के ऐतराज पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया। देखिए लोकसभा में क्या कुछ हुआ। इस सदन में आज हम कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को मिस कर रहे हैं। अगर वो उपस्थित होते तो आज हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता। उनके पिता, अगर आज ये जब ये सवाल है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आज ये जब सवाल है तो उनको उपस्थिति होनी चाहिए। एक मिनट, एमओएस दे सकते हैं, पर आज वो उपस्थित क्यों नहीं है सर? एक मिनट उनके वो उत्तर दे सकते हैं, पर एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी सूचना मुझे सदन में दे दी है, इसलिए राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदना उनके साथ है और उनके परिवार के साथ। ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की कहासुनी के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा हुआ, फिर शून्यकाल शुरू हुआ और इस सब के बाद रेलवे के अनुपूरक मांगों पर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में भी शून्यकाल और प्रश्नकाल के बाद रेलवे के अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरंभ हुई। आपको बताएं कि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल के दौरान हवाई सफर के महंगा होने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने सरकार से कहा कि टिकट की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, सरकार इस तरफ कुछ करे। इस मुद्दे से आम हवाई यात्री तो छोड़िए, अब सीधा सांसदों को फर्क पड़ रहा है। मैं कोई यहाँ पे क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक शिकायत जनरल है सर, जो किराए हैं एयरलाइंस के, कुछ प्राइवेट कंपनियां मनमाने दाम से बढ़ा रही हैं। आप जरूर कहोगे कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिस दैट, वो अपनी जगह है, लेकिन साहब मैं देश के प्रमोद जी, the question relates shortage of check-in counters at major airports. सर, इसीलिए तो मैंने उसको एक्सटेंड किया सर। हवाई जहाज है, थोड़ा बहुत तो ओवररन करेगा, थोड़ा बहुत तो ओवररन करेगा सर। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दिल्ली गुलबर्गा के बारे में आप बता दो और किराए के बारे में मेहरबानी करके, या तो हम लोगों के टिकट भी बढ़वा दो ज्यादा, वो बढ़ा नहीं रहे हो, 32 में होता कुछ नहीं। एनीवे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं किराए पे कोई न कोई एक नियामक बना के चेक करिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। 55,000 रुपए बेंगलोर टू इलाहाबाद। Coming under discussion, sir, and we are ensuring our best from the ministry also. We don't want the fares to be exorbitantly high, because we want all the people of the country also to feel comfortable and have an affordable price situation in the country. And I would also say, given this point, that if we have more aircrafts coming into the country, because now the demand has exponentially grown. The demand is so high, more people are aspirational today to go by air, but the airlines are not sufficient today. That is why we have huge number of orders also, and we from the ministry are trying to ensure more number of aircrafts come into it. And also another question that keeps coming is that why is there a duopoly? And I can tell from the ministry that we want more airlines to come in. Let it be smaller or bigger airlines. We are not restricting any airlines to not come into the industry. We want more airlines, and we are ensuring, we are promoting the industry so much that more airlines can also come in, so that the price dynamics gives an advantage to the common man. No, the honorable member wants, the prices are skyrocketing, driving some of the people very crazy. So what efforts you will make to moderate it within your limitations of legal regime? Yes, sir. So we have a tariff monitoring unit under us, sir. The DGCA monitors the tariffs of all the routes that are functional in the country today.
and it considers the previous year data and the many years before also historical data and sees if there is any like you said, exorbitant rise, then we sit with the airlines, we sensitize them about the issue. And recently also during the Prayagraj situation, we have ensured that we had a meeting with the airlines. We have ensured that they bring down the prices so that they don't make use of the demand that has been arised at that situation. And similarly, whenever this kind of situation arises, sir, the ministry is taking a very positive approach in this situation. And even though there is no legal limitation for us to say that this is the capping of the fare, but we are ensuring that a positive approach goes from the ministry and public gets the due benefit. And also examine Competition Commission Act. It is already there, sir. Exactly. It is already. Dr. K. Lakshman. Chairman, sir, wishing you a healthy, long life. I would like to know through you, sir, the Honorable Minister, how is the government ensuring that passengers without access to smartphones or those unfamiliar with digital platforms can check in seamlessly? And the provisions for senior citizens or differently abled passengers who may prefer manual check-in process. Thank you. Honorable Minister. Sir, manual check-in process is still there. It is continuing. In the age of technology, we have brought in many other systems also. Like DigiYatra is there. People with smartphones, they can enter through the digital access. And then we have web check-in that is available, baggage drop-in that is available. This is for the for a much speedier approach into the access of the airports. We have brought in technological advancements. But the regular manual system of going to a check-in counter and checking in your luggage and then having that processor, this is all existent, and we have done many improvements on that also. When we have seen some congestion happening, especially during the fog time, during the winters, we see a lot of delays happening, and which leads to a lot of this peak hour capacity getting crumbed up at these major airports. That is when in 2022 December, in fact, our predecessor, I'd like to take his name also, Jyotiraditya Scindia ji, he has done an effort at that time that he has taken in 16 major airports of the country and reorganized the check-in system, reorganized the security check-in systems at all these areas so that they can get decongested. And the manual person who without any technological assistance wants to come into the airport, get his check-in done, go through the security check, go through the boarding gate, he is also assisted, and the senior citizens also, they are all assisted, sir. So that chain system is still existent, and we are doing our best to ensure all the assistance required for them is provided at the airport. राज्यसभा के बाद चलिए एक बार फिर से लोकसभा चलते हैं। सांसद शांभवी चौधरी ने चर्चा में भाग लेते हुए मौजूदा केंद्रीय रेल मंत्री की तारीफ की। उन्होंने गठबंधन के सहयोगी और पूर्व रेल मंत्री, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की भी तारीफ की, बिहार के लिए बेहतर बताया। लेकिन आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री रहे लालू यादव को निशाने पर ले बैठी। क्या कुछ कहा शांभवी ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी, पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का, जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ दिया है। वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, माफ करिएगा। तो इस चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने केंद्र सरकार से छात्रों के लिए अलग ट्रेन चलाने की मांग की और उन्होंने मौजूदा वक्त में रेलवे की दुर्दशा पर भी लंबा चौड़ा भाषण दिया। देखिए वो क्या बोली। विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी रथ लगाइए। करोड़ों विद्यार्थी गांवों से शहरों तक एग्जाम देने को आते हैं सर, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है क्योंकि हॉल टिकट देर से मिलता है।
उनको कोचेस से उतार दिया जाता है। नीट एग्जाम्स, दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, अगर उनका रिजर्व कोचेस है तो उसमें उन्हीं को बिठाना चाहिए। ये नहीं कि वेटिंग लिस्ट जो है वो चल रही है जो है वैसे ही जो होता है। सर मैं 2 मिनट में समाप्त, 1 सेकंड में समाप्त करती हूँ सर, इतना बोल के कि महाराष्ट्र में आपने लाड़की बहन योजना लाई, बहनें खुश हो गई। अब जरा भाइयों को भी खुश कर दीजिए, लाड़के भाइयों को जरा टिकट सस्ता करके, इतना मैं विनंती करती हूँ मंत्री महोदय। राज्यसभा में दोपहर बाद करीब 3 बजे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान वो करीब 1 घंटे बोले। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। फिर उन्होंने बताया कि रेलवे यात्रियों को कितनी सब्सिडी दे रहा है रेल यात्रा पर। रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें कॉस्ट है हमारी, रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। और ये सब्सिडी कुल मिला के FY फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो 57,000 करोड़ के आसपास थी। 57,000 करोड़ की सब्सिडी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे ओवरऑल है। और FY 23-24 के प्रोविजनल फिगर्स आए हैं, फाइनल रिकंसाइल हो रहे हैं, इसमें करीब 60,000 यानी 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी, ये सोशल ऑब्लिगेशन है। कई मान्यवर सांसदों ने ये प्रश्न उठाया कि पैसेंजर्स के लिए क्या कर रहे हो। ये आपके सामने डेटा के साथ में रख रहा हूं, डेटा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज और विशेषकर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं। और उसके कारण आज भी हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, मैं पश्चिमी देशों के साथ तुलना नहीं करना चाहता, केवल अगर हमारे आसपास के देशों से भी कंपैरिजन में करें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, तो उसमें भी सबसे कम किराया भारत का हमारी रेलवे का है। रेल मंत्री ने अपने जवाब में RRS फंड से फूट मसाजर लगाए जाने के सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये लोको पायलट्स के लिए लगाए गए हैं जो कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वाइब्रेशन के बीच घंटों खड़े रहकर ड्यूटी करते हैं, ये उनके लिए लगाए गए हैं। और लोको पायलट के काम को मैंने अपनी एक रिपोर्ट के दौरान करीब से देखा, वाकई बहुत मुश्किल परिस्थिति में वो काम करते हैं। माननीय सांसद ने एक बहुत ही छोटी बात उठाई थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उन्हें, फिर भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं फिर भी उसका जवाब देना चाहूंगा कि RRSK के फंड्स का आपने कहा कि फुट मसाजर जो रेलवे के लोको पायलट्स होते हैं सभापति महोदय, उनकी वर्किंग कंडीशंस बड़ी डिफिकल्ट होती है। 8-8, 10-10 घंटे तक जब वो खड़े खड़े वाइब्रेशंस में, टेम्परेचर में, नए लोको आ रहे हैं, वो बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं, नई ट्रेन एक अलग डिजाइन से बन रही है, लेकिन जो पुरानी ट्रेन हैं वो जिस तरह की बनी है, वो इनका समय था जैसे वो बनाते थे, लेकिन उन ट्रेन के कारण जो 10-10, 11-11 घंटे खड़े रहते हैं, उनके उपयोग के लिए लोको पायलट्स के रेस्ट रूम्स में, लोको पायलट के रनिंग रूम्स में, वहां पर फुट मसाजर लोको पायलट्स के लिए है। RRSK के फंड्स का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया गया है। आप इसका गलत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। राज्यसभा में रेलवे के कामकाज पर चर्चा के बाद मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। गुजरात से कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने चर्चा की शुरुआत की। इस चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। मां शब्द से इनको बहुत प्यार है, मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के PWD मंत्री का घर जलाया गया,
राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए। ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलेगा, ये देश गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, ये देश अहिंसा के आदर्शों पर चलेगा। लेकिन मुझे अफसोस है आज पूरे देश में हिंसा क्यों हो रही है, आज पूरे देश में दंगे फसाद की नौबत क्यों आती है, आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है। उसकी वजह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हो, इसीलिए देश के अंदर माहौल खराब हो रहा है। वो बहुत ही गंभीर ऑडियो है मान्यवर, उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच में अगर सत्यता पाई जाती है तो उस चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उसको गिरफ्तार करके उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर है। वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं बीरेन सिंह तुम बम मारता है, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए, इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन सिंह वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। ये तो हुई संसद की आज की कार्यवाही की हाईलाइट। अब आपको बताएं कि दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद भवन परिसर में पहुंची। प्रियंका गांधी वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी की मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंची। आपको बताएं कि इस मुद्दे पर बनी जेपीसी की आज 5वीं बैठक हुई। आज की बैठक में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह ने समिति के सामने अपनी राय रखी। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। कल रिपोर्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी, आपसे हमारी भेंट होगी। तब तक आप अपनी राय कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताइए। आपके हर कमेंट से कुछ अच्छा करने की ताकत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।